नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई है और इसके चलते अब वो इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। अब राजभवन जाकर भले ही चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग के ऊपर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी हार बीजेपी से नहीं हुई है, बल्कि चुनाव आयोग से हुई है। चुनाव आयोग ने उनको हराया है और किस तरीके से चुनाव आयोग ने ईवीएम की लूट की है और वहां पर लोकतंत्र की लूट की है। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए और सीधे तौर पर कहा कि इसका 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो लूटी गई हैं और इस तरीके से उनको चुनाव हराया गया है। और एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो हमारे साथ है और उसके साथ हमारा अटूट साथ है। तो यहाँ पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूती, इंडिया गठबंधन की यूनिटी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने ममता बनर्जी का साथ देते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी के हारने से, यानी तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में हारने से कुछ कांग्रेसी भी खुश दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल क्या कुछ होगा, अब आगे की रणनीति क्या होगी, ममता बनर्जी आगे क्या करने वाली हैं और इस लड़ाई को, इस हार को वो स्वीकार कर रही हैं या फिर आगे की उनकी कुछ अपनी योजना है। कहा भी उन्होंने कि अब वो सीधे दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी और इस मोर्चे में जो भी उनका साथ देगा, उनके इस अभियान में, वो उसके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन नतीजों के बाद और ममता बनर्जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या कुछ उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्या उसका अर्थ निकलता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ममता बनर्जी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले हुई, आपने देखा भी होगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके मायने बहुत हैं। वो बता रहे हैं कि ये खुशी होने पार्टियों की हार जीत का सवाल नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के हार और जीत का सवाल है। देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी ने यह बताया कि सोनिया गांधी जी का भी फोन आया था, राहुल आवाज नहीं गांधी आ जी का रही भी है फोन आया था। लेकिन मैं तो म्यूट नहीं हूं जी। हाँ ठीक है, अब आ रही, आवाज आ रही है जी जी। हाँ। देखिए मेरा मिश्रा जी ये कहना है, ये ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मेरे को सोनिया जी का भी फोन आया था, राहुल गांधी का भी फोन आया था, अखिलेश का भी आया था, तेजस्वी का भी आया था, उद्धव ठाकरे का भी आया था। तो इसका मतलब यह है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि सारा का सारा जो इंडिया गठबंधन के लोग बिछड़ गए थे वो साथ आ गए हैं। और ये अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। ये देखिए असली मुद्दा ये है कि ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे, जब केंद्र सरकार की जनता पार्टी होगी, विपक्ष का जीतना असंभव है जी। जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक किसी भी विधानसभा में अपोजिशन ये सोचे कि वो जीत जाएगा, यह असंभव है। अखिलेश यादव भी हारेंगे, भगवंत मान भी हारेंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, टीडीपी भी हारेगी। और टीडीपी का भी वही हाल होगा जो बीआरएस का हो गया, जो वाईएसआर कांग्रेस का हो गया, जो बीजू जनता दल का हो गया, अकाली दल का हो गया, शिवसेना का हो गया। सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के इस मुगालते में गए थे कि हम सरकार चलाएंगे राज्य में और ये चलाएंगे केंद्र में, और एक समन्वय रहेगा। जैसे मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में सोचा था कि मैं स्थापित हो जाऊंगी उत्तर प्रदेश में, मेरी संपत्ति भी बची रहेगी और मैं उत्तर प्रदेश में, ये मुझे चीफ मिनिस्टर बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाए, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, काम करते रहेंगे जी। लेकिन ममता बनर्जी ये अपना मायावती भी खत्म हो गई, सारे पार्टी खत्म हो गई और यही टीडीपी के साथ होना है, यही सबके साथ होना है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, आप रोते रहिए, आप कहते रहिए कि साहब स्ट्रांग रूम के अंदर हमारे लोगों को पीटा गया, उनको वहां से मार मार के निकाल दिया गया। ममता बनर्जी की एक रिश्तेदार महिला जी, जो वहां काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल रही थी, उनको किस प्रकार से बेइज्जत किया गया पुरुषों द्वारा। पुरुष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला को बेइज्जत किया। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम नारी वंदन के लिए हमने ममता बनर्जी को हटाया है, क्योंकि नारियों का बड़ा अपमान हुआ है। और नारियों का अपमान, बंगाल के एक गांव में जी ममता बनर्जी की वेशभूषा का मजाक उड़ाते हुए एक औरत की
वेशभूषा का मजाक उड़ाते हुए वहां पे गांव के पुरुष वाले ममता बनर्जी की तरह धोती पहने हुए हैं। हाँ उन्हें रस्सी से बांधा जा रहा है, उन्हें जी जी खींचा जा रहा है। पी हमारा हाँ बंगाल के अंदर टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है। जी ममता बनर्जी कह रही हैं उनको भी लात मारी गई और सब मूक दर्शक रहे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए। देखिए अभी अगर ये था कि भाई एक बदलाव चाहिए, तो क्या बंगाल के लोगों ने ऐसा बदलाव सोचा था जो चुनाव आयोग ने चुनाव जिता के भारतीय जनता पार्टी को करा दिया वहां पर? जी तो देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि इंडिया गठबंधन अब नजदीक आ गया है। असली लड़ाई जो होगी उसके पहले जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन एक घटना आपने और शायद नोट की हो, जी 7 जगह बाई इलेक्शन हुए थे हाँ विधानसभा के, 5 जगह जीती है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटका में 2 सीटें थी, वहां जीती है कांग्रेस जी। टीवी के तमिलनाडु में अच्छी तरह जीते हैं। केरला पूरी तरह से यूडीएफ के पास चला गया है। हाँ और इसका मतलब क्या है कि साउथ जो है, जितना ज्यादा नॉर्थ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है जी, उतना ही साउथ इंडिया उनके अगेंस्ट एकजुट हो रहा है। अमित शाह जी बता दीजिए, ये रेस के लिए अच्छा संकेत है क्या? भारत का एक पार्ट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए और एक पार्ट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, वरना इस समय जब हवा ऐसी बना दी गई है हिंदुत्व के खिलाफ स्टालिन इसलिए चले गए कि उन्होंने सनातन का अपमान किया था। अरे भैया, जो विजय जीते हैं वो तो क्रिश्चियन है, वो कहां सनातनी है? सनातनी बिल्कुल। अच्छा, अगर सनातन का इतना अपमान हुआ तो महाराज वहां कर्नाटका में 2 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? इससे देश के विघटन का खतरा है, जिससे मैं बहुत डर रहा हूं जी। ममता बनर्जी बंगाली स्पीकिंग। अब बताइए वहां की महिलाएं अगर सुरक्षित हैं, वहां मकान फूके जा रहे हैं जी, लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों के उसमें आग लगाई जा रही है ऑफिसेस के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया जा रहा है, तो क्या ये नारी वंदन है और क्या ये कानून व्यवस्था की उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगे ऐसा हो? जी। इसका मतलब यह है कि अब आपको सारा का सारा ध्यान लगाना होगा 2029 में। बिल्कुल जी। अच्छा, ममता बनर्जी और सारे अपोजिशन लीडर्स की बात हो गई। इसका माने अब जितने क्षेत्रीय दलों को यह गुमान था कि वो बिना कांग्रेस के और कांग्रेस को कमजोर करके चुनाव जीत सकते हैं, उनका मुगालता दूर हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव का भी दूर हो जाना चाहिए, तेजस्वी यादव का भी हो गया, स्टालिन का भी हो गया। भाई स्टालिन ने कितनी सीटें दी? 25-30 सीटें लड़ने को कांग्रेस को दी थी, जबकि टीवी के कह रहा था 70-80 सीटें देंगे, पावर शेयरिंग भी करेंगे और पार्लियामेंट में भी 50-50 लड़ेंगे। अगर मान लीजिए, चलिए अब तो बात गई, अब क्या उस पर वो करना डिस्कशन, अगर किया होता तो आज कांग्रेस के पास 40 सीटें होती और टीवी के कांग्रेस को 150 सीटें मिली होती, किसी के समर्थन की आवश्यकता ही ना होती। लेकिन चलिए, पुरानी बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर, अच्छा ये मानी बात है कि अभी तो 2000 या तो ये प्रिपोन कर दें इलेक्शन को 2029 वाले को, अभी तो 3 साल बाकी है ना। विधानसभा ये नहीं हरा पाएंगे, अखिलेश यादव गलतफहमी छोड़ दे, ये भी हारेंगे, क्योंकि जब आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस जाके खड़ी हो जाए और लोगों को पीटने दे और वहां से निकाल बाहर करे, सारे अधिकारी केंद्र से आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करे, कोई बीच में ना बोले, राज्य सरकार के अधिकारी कैसे, अगर वहां पर रूलिंग पार्टी है तब वहां केंद्रीय बल जाकर, चुनाव आयोग जाकर अगर इस तरह से कर सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में तो रूलिंग पार्टी भी नहीं है और 10 साल अब हो जाएगा जब वहां पर चुनाव होंगे रूलिंग पार्टी आपको रहते हुए, तब क्या कुछ होगा? तो ये बहुत आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जीतने की उम्मीद अब इस व्यवस्था में तो छोड़ ही दें विधानसभा चुनाव। आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ बिल्कुल आ रही है। असल अब मुद्दा क्या है, अब 2029 का आपको चुनाव जीतना है। अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव जीते बिना दिल्ली में बैठे हुए, और वो नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, ना उनके एमपी मानेंगे, वो सब बिक गए, और ना टीडीपी मानेगी, जब वो सत्ता से उतर जाएंगे वो भी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी नहीं मानेंगे, अभी वाईएसआर कांग्रेस नहीं मानेगी, अभी बीआरएस नहीं मानेगी, धीरे धीरे सब मानेंगे, क्योंकि सब एक एक करके बाहर होंगे। 80% बाहर चले गए, 20% बाहर हो जाएंगे जी। इसका बने आपको लड़ाई लड़नी है पार्लियामेंट की, और ये अच्छा संदेश है कि 2 साल का टाइम है
2 साल के टाइम में अगर अपोजिशन यूनाइटेड होकर एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की जड़ ना काटते हुए इन मुद्दों पे, और अभी आप देखिए जो अभी भी मैं रिपोर्ट देख रहा हूं, इंटरनेशनल जो यूबीएस की रिपोर्ट है, जो बड़ी एजेंसी है, उसके हिसाब से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि एक तो हॉर्मूज के बंद होने से सारे प्लास्टिक के हर चीज की आवाजाही बंद हो गई है और फैक्ट्रियों में उत्पादन पे असर पड़ रहा है। एल नीनो का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसका भी असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है, एक रूरल डिस्ट्रेस क्रिएट होने वाला है। और ऐसे समय में अगर गुंडागर्दी भी सत्ता पक्ष करने लगे, भाई अपोजिशन गुंडागर्दी करे, बात समझ में आता है, सत्ता पक्ष ही गुंडागर्दी करने लगे और 24 घंटे हुए नहीं आपको। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी रही वहां पर, पश्चिम बंगाल तो एक बड़ा सबक है विपक्षी दलों के लिए, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी थी। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी कम लड़ाकू नहीं है, उसके बावजूद अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इन्होंने चाह लिया, और स्थितियां भी वहां बीजेपी की उतनी अनुकूल नहीं थी, बावजूद इसके अगर वो चुनाव जीत लेते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विपक्ष सब पूरा का पूरा चाहे एकजुट होकर लड़ता है, ऐसी स्थिति में कहाँ उसको संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अब उसको एकजुट होकर 2029 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, और क्या उनका एजेंडा आगे का रहेगा, ये तो उन्होंने कहा कि भाई वो गठबंधन के साथ हैं और सबने उनको फ़ोन किया, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई लड़ने की जो कल भी, अब जब हम लोग यहाँ पर इलेक्शन पर चर्चा कर रहे थे, नतीजों पर, रुझानों पर, आपने कहा था कि असली उनकी वो अगर वास्तव में लड़ने वाली हैं लोकतांत्रिक तरीके से तो सीधे सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन वो ये लड़ने वाली बात कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे भाई, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आप नहीं देंगी तो ऐसा थोड़ी कि आप मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। तो ये जो घोषणा है उनकी, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? जबकि उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि वो कोई ऐलान करती कि आगे का उनका क्या कदम होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, और फिर इस लड़ाई को दिल्ली में जाकर कैसे लड़ेंगी। देखिए, मैं भी वेट कर रहा था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, मैं ये वेट कर रहा था कब ये बात कहेंगे जो मैं कल कह रहा था, और मैं चाहता हूं कि हो जी। देखिए, मेरे ख्याल से अभी 3-4 दिन वो चाहती हैं कि ये पता चल जाए कि उनके कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो इंटैक्ट हैं और कितने ऐसे हैं जो टूटने वाले हैं। भाई, आम आदमी पार्टी टूट गई, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ले गए, विधानसभा में भी विधायक के टूटने की संभावना है। तो टीएमसी सबसे पहले ममता बनर्जी चाहती हैं कि क्या पार्टी उनके साथ इंटैक्ट है। उन्होंने कहा कि हमें फ्री बर्ड ना हो। मेरे पास तो कोई काम है नहीं जी, तो इसका मैंने पहले कंसल्टेशन, मैंने एक आइडिया देखिए कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े, उसके बाद बोलने लगे। लेकिन देखिए, अकेले अगर ममता बनर्जी निकलेंगी उसका इंपैक्ट नहीं होगा बंगाल में ही। और ये भी राहुल गांधी का आपने नोट किया होगा, राहुल गांधी ने ताकीद की है उन लोगों को जी जो कि कांग्रेस सपोर्टर अपने को कहते हैं और ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं और उनकी जीत में खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। भाई ठीक है, उस समय उन्हें ये गुमान था, ममता बनर्जी को लगता था, स्टालिन को लगता था, तेजस्वी को लगता था, अखिलेश को लगता था उनका वोट बैंक इतना बड़ा है कि कांग्रेस की उन्हें जरूरत ही नहीं। लेकिन अब तो महसूस कर लिया ना, अब तो महसूस कर लिया ना। हाँ, अब सबके ऊपर आ गई तो फिर सबको महसूस हो गया, जिसके जिसके ऊपर आती गई वही हुआ कि वो क्या जाने पीर पर आई। जब आप उस लपेटे में आ गए तो आपको समझ में आया। लेकिन ये यही बड़ी हैरानी की बात है कि जिनके ऊपर जब तक नहीं पड़ती है तब तक वो पूरी रणनीति, स्ट्रेटजी बीजेपी की समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार हो, उधर चौटाला हो, चाहे उधर अभी ओडिशा में अपने वो थे नवीन पटनायक जी थे, ये इन सब के साथ क्या कुछ हुआ, एक ही पैटर्न पर हुआ। और पश्चिम बंगाल ने तो, और पश्चिम बंगाल ने ही नहीं बल्कि आंखें खोल दी थी उड़ीसा ने भी। वहाँ भी बीजेपी का पहुँच पाना, वहाँ सरकार बना लेना पूर्ण बहुमत की, ये मामूली घटना नहीं थी। उसी पे ये जिस तरह से पश्चिम बंगाल में है, तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि अब मजबूरी में आकर ये एकजुटता अपनी दिखाएंगे या फिर अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक बड़ी रणनीति की ज़रूरत है और बड़े अब सीधे तौर पर केवल और केवल जो एक लोकतांत्रिक तरीका है लड़ाई का, सड़क पर उतरने का, ट्विटर और सोशल मीडिया छोड़कर वास्तव में सड़क पर उतरकर लड़ाई करने का, मुझे लगता है कि अब उसी की ज़रूरत है और उसकी एक रणनीति अब
हो सकता है कि अब लोगों को लग रहा हो कि हाँ ज़रूर बननी चाहिए, जिस बात को लेकर राहुल गांधी काफ़ी दिन से कह रहे हैं। आप एसआईआर को ही देख लीजिए, इसी एसआईआर ने सारी सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को आने से रोक दिया या वापस उनकी वापसी रोक दी। लेकिन मुखरता के साथ लोग तभी बोले जब उनके राज्यों में चुनाव रहा। और बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव था भी, उस वक्त भी केवल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उसको लेकर मुखर थी। तेजस्वी यादव के वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने एसआईआर पर इस तरीके से साथ नहीं दिया लड़ाई में जिस तरीके से देना चाहिए था। तो अब इसके पीछे क्या, ये बीजेपी की कोई रणनीति है या फिर ये विपक्ष में वास्तव में एकजुटता नहीं है, या एक अपने 20-25 साल 30 साल पुराने दौर में जब ये पार्टियां निकल रही हैं, इनके भीतर एक कांग्रेस विरोध का जो एक कह लीजिए कि जुनून था, इनको अभी भी ये लगता है कि अगर कांग्रेस उभर आई तो इनको नुकसान है, खतरा इनको कांग्रेस से है, जबकि बीजेपी सबको खत्म करती चली जा रही है। देखिए मिश्रा जी, बंगाल के अंदर आपने एक चीज नोट किया होगा कि टीएमसी के कमजोर होने से हमें खुशी नहीं हुई, इसलिए कि बेईमानी से कमजोर हुई है। लेकिन टीएमसी के कमजोर होने से पहली बार कांग्रेस को कई सालों के बाद और कम्युनिस्टों को कई साल के बाद एक एक दो सीटें मिली हैं। इसका मतलब यह है कि टीएमसी के या बाकी पार्टियों के कमजोर होने से कांग्रेस को फायदा हो जाता है। देखिए एक चीज मैं समझता हूं, साउथ के बारे में तो उतनी नॉलेज नहीं है मुझे, नॉर्थ की थोड़ी बहुत नॉलेज है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में तीनों नेताओं ने एक गलती कॉमन की है। ममता बनर्जी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने। उन्हें गलतफहमी ये थी कि मुसलमान तो हमारे साथ पूरा है, यादव हमारे साथ पूरे हैं, तो अगर बंगाल के अंदर 30% मुसलमान आपके साथ हैं तो ममता बनर्जी सोचती रही होंगी भाई 30% अगर 100% वोट मुझे दे देगा तो मुझे हिंदू वोट तो 20% चाहिए, थोड़ा भी हिंदू वोट मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगी जी। अच्छा, यही अखिलेश यादव ने और तेजस्वी ने सोचा, मुसलमान हमारे साथ है ही। अच्छा, हुआ क्या? उस चक्कर में कि कांग्रेस और सीपीएम कहीं मुसलमानों में सेध न मार दें, उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट शुरू कर दिया जी, ये इंटैक्ट रहे, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी से लोग खड़े कर दिए। हुमायूं कबीर 2 सीटों में चुनाव जीत गए। ओवैसी की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपने सुनी होगी तो जी। ओवैसी अपने पुराने राग में लौट आए हैं। मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, हमारी आवाज पहुंचाने वाला कौन है? बदरुद्दीन अजमल को केवल 1 सीट आपने असम में दी, कम से कम 15 सीटें देते जिससे आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। अरे यार, अजमल और आप, ओवैसी साहब, आप तो दलाल हो भारतीय जनता पार्टी के। आप ही की वजह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन तमिलनाडु के लोग समझ गए, केरला के लोग समझ गए जी, तमिलनाडु के हिंदू समझ गए। तमिलनाडु में 85% हिंदू हैं, एक क्रिश्चियन को वोट दे दिया उन्होंने। और हमारे असम के और बंगाल के मुसलमान इतने मूर्ख निकले, माफ कीजिएगा मैं उनको मूर्ख कह रहा हूं, बाकी मुसलमान लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं, बाकी हिंदुस्तानियों की इज्जत करता हूं। उनमें से कुछ हुमायूं कबीर को वोट दिया है, कुछ ओवैसी साहब को दिया है, कुछ टीएमसी के अगेंस्ट वोट दिया है, कांग्रेस के अगेंस्ट वोट दिया है, आपस में वोट बांट लिया और बीजेपी जीत जी। अरे आपको सीखना चाहिए आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जो थे, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े नेता थे, वो क्रिश्चियन थे। उनके बेटे जगन रेड्डी क्रिश्चियन हैं और ये विजय भी क्रिश्चियन है। अरे हमारे देश की राजनीति ऐसी होनी चाहिए भाई आपके डीवी लाइन में अगर कोई नौकरी मांगने आए मिश्रा जी या राजीव रंजन जी, क्या उसकी कास्ट और रिलीजन देखेंगे? भाई आपके यहाँ कोई लड़का लड़की आया जो बड़ा कॉम्पिटेंट है जी, और आपको लगता है यार ये बच्चा अगर मेरे यहाँ जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे, आप जाति और धर्म के आधार पर उसे रिजेक्ट करोगे क्या? या अपनी जाति के आदमी को इसलिए सेलेक्ट करोगे कि मेरी जाति का है? अरे क्या मतलब है यार? आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, हाँ ये है। और इसी का लोगों ने किया, हाँ इसी का फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। बदरुद्दीन अजमल भी वहां पर कह रहे हैं कि असम में कांग्रेस केवल मुसलमान ही कांग्रेस के साथ हैं, और वहां जिस तरीके से अब 19 में से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, तो ये तो एक यहाँ भी है जो हम लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, केवल ये हराने जिताने एसआईआर और इन सब में ही नहीं। आप एक चीज़ और भी देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी,
कि जो चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो कैसे जगह जगह पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अपना उदाहरण है। यहाँ आप देख लीजिए असम में क्या कुछ हो रहा है। उन सीटों पर 19 में से 18 विधायक जो कांग्रेस की जीत करा रहे हैं वो मुस्लिम हैं। इसकी मैसेजिंग शुरू हो गई है। अब हिमंता बिस्व शर्मा का भी बयान आ गया, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री भी किसी दिन बोल देंगे, नहीं होगा तो जब पार्लियामेंट का अगला सेशन आएगा तो वहाँ वो बोल देंगे। उसके बाद जितने भी बड़े नेता रहे वो सारे चुनाव हार रहे हैं विपक्ष के। ममता बनर्जी हार रही हैं, उसके गौरव गोगोई हार रहे हैं, स्टालिन हार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैसेजिंग, जबकि यहाँ पर इनके नेताओं के खिलाफ इतना माहौल है, ये हार जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि चुनाव आयोग केवल एक फॉर्मेट पे काम नहीं कर रहा है, वो मल्टी फॉर्मेट पे काम कर रहा है और कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में अब 2029 में सब मिलकर भी लड़ाई क्या लड़ेंगे? चुनाव कराने वाली संस्था तो यही रहेगी ना। नहीं नहीं, ये देखिए इसमें एक अंतर है, एक अंतर है। देखिए जब आपने सुना होगा ना बचपन में कहानी, एक लकड़ी है तो माँ कहती थी ये तोड़ो टूट जाएगी, गट्ठर हो जाएगा तो नहीं तोड़ पाएगी। देखिए आप कल्पना कीजिए, ये बात तो कल मैं आपसे कह ही रहा था कि ये कल से गोदी मीडिया प्रचार करना शुरू कर देगा कि देखिए आसाम के अंदर सारे के सारे लोग केवल मुसलमान जीते हैं, एक हिंदू को केवल जीता है। इसका माने पोलराइजेशन हो गया। अरे कौन जीतेगा कौन हारा ये चुनाव आयोग डिसाइड कर रहा है, या वहां की जनता डिसाइड नहीं कर रही। वरना जोरहाट से गौरव गोगोई, जिनको अखिल गोगोई और बाकी लोग कह रहे थे चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हम जीत रहे हैं, वो इतने वोट से ना हारते। तो वही मतलब ये वही बात तो हम कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है, ये चुनाव आयोग के अपने हिसाब से वो कैसे बीजेपी की मैसेजिंग को भी कैसे तय कर रहा है, उस हिसाब से परिणाम दे रहा है। ये चीजें ये दिखा रही हैं, वही चीज बात मैं कह रहा हूं जी। नहीं मिश्रा जी, सबको पता है, देश का भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर भी जानता है जी और अपोजिशन वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये हो रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है, अब कल्पना कीजिए इससे बाहर कैसे निकला जाए, जंजाल से कैसे बाहर निकला जाए। अभी तक तो राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे अकेले। ममता बनर्जी ने उन्हें सपोर्ट किया था क्या? नहीं किया था। उन्हें तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा, स्टालिन जरूर थोड़ी देर उनके साथ खड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं कह रहा हूं अगर आज कल्पना कीजिए एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु से कश्मीर तक, जिसमें स्टालिन भी होते हैं, जिसमें विजय भी होते हैं, जिसमें सिद्धारमैया डीके शिवकुमार भी होते हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी भी होते हैं, जिसमें हिमाचल के सुक्खू साहब भी होते हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी होती है, अखिलेश भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं जी। 2 दिन के अंदर देश की हवा बदल जाएगी, क्योंकि जनता परेशान है। जनता पर, अच्छा ये मैंने कल भी कहा था कि जो तमिलनाडु के अंदर हुआ है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। एक जेंजी ने, हम अभी सोच रहे थे कि जेंजी हमारा सोता रहता है, हमारे विरोधी भी ये कहते हैं अरे हमारे देश का जेंजी जो है वो तो वो करता रहता है, क्या होता है वो रील बनाता रहता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालता है। कुछ बनाते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के जेंजी ने दिखा दिया गुरु, नेपाल जैसी घटना यहाँ भी हो सकती है, हम टीवी को जिता देंगे, हम अच्छे खासे लोगों को खत्म कर देंगे। कर दिया उन्होंने। भाई केरला में कितनी सीटें बीजेपी को मिली, तमिलनाडु में कितनी मिली? कुछ नहीं मिला। दोनों बारी इलेक्शन भी कर्नाटका में हार गए जी। इसका मतलब यह है कि जेंजी सोया हुआ नहीं है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान था अभी तक, और हम भी परेशान थे, यार तुम बीजेपी से तो कम लड़ रहे हो, आपस में ज्यादा लड़ रहे हो। ममता बनर्जी जब राहुल कहते थे कि साहब हरियाणा में हो गया, वो कहते हैं नहीं ये सब नाटक है, आपको इलेक्शन लड़ना नहीं आता। अब वो कल आपके जो संजय राउत साहब है वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, वो गोदी मीडिया उसको कोट कर रहा था, मैं भी एक गोदी मीडिया की डिबेट में था जी। अरे वो अमित शाह और मोदी जी तो 24 घंटे काम करते हैं, तो गोदी मीडिया को मौका मिल गया, वो कहते हैं आप क्यों नहीं करते? अरे भैया 24 घंटे काम करने से नहीं हो रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता 24 घंटे काम कर रहा है, बीजेपी के 24 घंटे काम करने से कुछ नहीं हो रहा है। ज्ञानेश कुमार तो हटा दो, आप मेरे को बना दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक आदमी को टीएन शेषन की तरह एक को बेईमानी नहीं करने दूंगा। आप देख लो इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा। एक लड़के ने, एक टीएमसी के सपोर्टर ने इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक स्टेटमेंट दिया, मैं सुन रहा था। उसने कहा साहब ऐसा करो, ठीक है ना, यहाँ से जहां से अभी शुभेंदु अधिकारी जीते हैं ममता बनर्जी को हरा के,
यहां पे एक बड़े ग्राउंड में 2 मंच लगवा दो दोनों किनारे में, और कह दो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स आएंगे, एक ममता के साथ जाके खड़े हो जाए आज भी, बीजेपी की सत्ता बनने के बाद भी, और एक शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़े हो जाए। शुभेंदु अधिकारी के साथ 2000 आदमी नहीं खड़ा होगा, ममता बनर्जी के साथ 2.5 लाख आदमी खड़ा होगा, और बात सच है जी। देखिए ये बिल्कुल प्रायोजित, लेकिन सड़क पर तो उतरना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है सर कि अगर प्रायोजित है, वो है निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें लिखे हैं कि अगर आपको विरोधी जो है उसकी रणनीति के हिसाब से आपको भी अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, यानी कि अगर विपक्षी दल, वो रावण की बात कर रहे हैं कि अगर वो देवी की आराधना कर रहा है तो आपका भी जो अस्त्र होगा वो आराधना के जरिए ही होगा, यानी आप दृढ़ आराधन से उसका उत्तर दो। तो आपको उसी रणनीति से तो जवाब देना होगा, और वो रणनीति क्या है? अब आप तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर बेईमानी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग, अगर जो कहा जा रहा है, चुनाव आयोग तो संस्था है, सरकार के तमाम तरीके के दबाव हैं, लेकिन इस संविधान ने आपको भी एक अधिकार दे रखा है, और वो बहुत बड़ा अधिकार है, उसकी ताकत को पहचानना है। वो है जो आप बता रहे हैं कि उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कब ज़मीन पर उतरने की तैयारी होती है? एक एक करके सारे राज्य तो जाते रहे। इस समय अगर हम देखें तो 22 राज्यों में बीजेपी और कुछ जगहों पर एनडीए की सरकारें हैं, आपके पास कुछ ही। अब जो क्षेत्रीय पार्टियों की जो शासित सरकारें हैं वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। तमिलनाडु में जो बन रही है, देखते हैं, अभी तो वहाँ बनने से रही। अब मतलब जो अभी एक हंग असेंबली वाली स्थिति है, तो कौन क्या कैसे समर्थन देता है, लेता है, क्या कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन ये करते करते, इंतज़ार करते करते, और अब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, आपने एक के बाद एक जो चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इधर बीजेपी के ने विपक्षी एकता को तोड़ने और ये दिखाने का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें कई जगहों पर कामयाब रही। एक जगह अगर हमको थोड़ी सी एकता दिखाई पड़ी थी, और वो इसलिए दिखाई पड़ी थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में ईगो क्लैश नहीं हुआ था, यद्यपि कुछ जगहों पर वहाँ भी हुआ था, चाहे पश्चिम बंगाल में खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, और वहाँ का फिर असर भी दिखाई पड़ा था प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और मैं तो इस चीज़ को लेकर कई बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाई कि सीधे सीधे वहाँ जो आज पश्चिम बंगाल में हम लोग देख रहे हैं, उसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई थी। तो भले नहीं वहाँ पर दिखाई पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में एकता, लड़ाई, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से, और जो आपका एक सेट पैटर्न है, क्लैरिटी है आपके जो एजेंडा है उसमें, तो फिर उसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। भले ही 240 तक लाए, लेकिन कहाँ उनका जो एक टारगेट था वो 400 का था, 400 से वो 240 पर आ गए। और टारगेट दिया था तो अचीव करने के लिए ही दिया रहा होगा, किसी और ने नहीं दिया था, खुद प्रधानमंत्री ने दिया था। नहीं देखिए मिश्रा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वास्तविकता में ना तो एकता की वजह से आपने 240 में रोका जी, ना आपकी किसी स्ट्रेटेजी की वजह से आपने 240 पे रोका। 240 पे 2 कारणों से रोका जा सका। पहला, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 4-5% की हेराफेरी से वो 400 सीट ले आएंगे। अगर जनता इतनी ज्यादा उतावरू था कि जाके उन्होंने बिना किसी कांटेक्ट के अपने खुद जाके उन्होंने अपोजिशन को वोट देके जिता दिया। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी को और अखिलेश को ये गलतफहमी हो कि उनकी वजह से 2024 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जो गलत बात है, उनकी वजह से नहीं हुआ था, लोगों ने खुद जाके वोट डाला था क्योंकि पक गए थे। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं हतोत्साहित इसलिए नहीं हूं। देखिए, हो सकता है ममता बनर्जी, राहुल गांधी में ये स्ट्रेटेजी डिसाइड हुए। देखिए, आज इलेक्शन रिजल्ट आया, कल आप सड़क पे निकल गई, मान लीजिए, तो जनता कहेगी यार गिव देम सम टाइम, व्हाई शुड वी कम विद यू, लेट अस सी। तो एक दिन में तो 24 घंटे में बीजेपी ने दिखा दिया वो क्या करने वाली है। भाई जय श्री राम कह के तो ममता बनर्जी के रिश्तेदार को हूट कर रही हो, जो हिंदू है, जो मांग में सिंदूर लगाए हुए है। अरे हम लोग भी तो सनातनी है यार, हम भी तो हिंदू है। ये दूसरी बात है, हमारी विचारधारा गांधीवादी है, गोडसेवादी नहीं है। हमारा अपमान करोगे क्या? फिर जय श्री राम कैसे कहोगे? हम जय श्री राम कहेंगे तो जय श्री राम कहना, फिर वो जय बंगाल और जय श्री राम, मतलब जय श्री राम को तुमने जाके बंगाल से बढ़ा दिया। एक तरफ जय श्री राम हो रहा है, एक तरफ जय बंगाल हो रहा है।
ये गलतफहमी थी भारतीय जनता पार्टी को। अगर उन्हें पता होता तो चुनाव आयोग उनको 400 सीट दिला देता। उन्होंने सोचा था यार हो जाएगा, जब उन्हें लगा नहीं, कि नहीं होगा। एक बात आपको बताऊं सर, एक बात बताऊं, ये चुनाव बीजेपी की गलतफहमी रही हो, मैं नहीं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग को ठीक से आदेश दे नहीं पाए या चुनाव आयोग उनके आदेशों का ठीक से अनुपालन नहीं करा पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये भी बात है कि अनुपालन भी ठीक से नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसको भी इतने सिरे से नहीं खारिज किया जा सकता कि वहाँ पर जो संविधान को ख़त्म करने का एक कैंपेन लेकर कांग्रेस पार्टी चली। कांग्रेस पार्टी का जो अपना एजेंडा था, और कुछ राज्यों में जिनमें मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ विपक्षी गठबंधन यानी कांग्रेस और वहाँ की जो रीजनल पार्टियों के साथ जो तालमेल था, उन सब का असर वहाँ पर सीधे सीधे दिखाई पड़ा। बिहार में नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि बिहार में तालमेल नहीं था, और बिहार वाला तालमेल विधानसभा में भी नहीं दिखाई पड़ा। तो उसका असर है। मेरे कहने का मतलब कि असर उसका होगा, लेकिन यह है कि वहाँ पर आपके यूनिटी में भी एक क्लैरिटी दिखाई पड़े, और दूसरे ये है कि आप यूनाइट होकर किस मकसद को लेकर चल रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आप क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं, वहाँ भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। केवल एक ये हो कि बीजेपी विरोध है या बीजेपी सबको ख़त्म किए जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे जो चुनाव आयोग जैसी संस्था वो ख़त्म कराने पर लगी है, तो उसके खिलाफ अगर आपको एक अभियान चलाना पड़ेगा, ये बताते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम एविडेंसेस देते हुए और ऐसे लोगों को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये लोग हैं जो इस मतदाता सूची और चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसके पीड़ित हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह के कैंपेन से पब्लिक भी उनकी तरफ दिखाई पड़ेगी। लेकिन वही है बात कि इसके लिए केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ट्विटर नहीं होगा, इसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ मिलकर वो ज़मीन पर उतरने को तैयार हैं? अभी भी ये, इसमें भी अभी बड़ी आशंका है। अच्छा, एक चीज मिश्रा जी ये बताइए, चलिए, जो तमिलनाडु के अंदर टीवीके ने 108 सीटें पाई हैं, आपको पता है कि विजय ने ज्यादा से ज्यादा 10 मीटिंग की हैं, और स्टालिन ने और एआईडीएमके के चीफ ने 100 मीटिंग की हैं जी। विजय ने, जनता ने उनका चुनाव लड़ा है, विजय ने नहीं लड़ा है। और जो विजय ने वैक्यूम फील किया है कि भाई जनता निराश है और ये द्रविड़ पॉलिटिक्स से पक चुकी है, उसे चाहिए कोई नयापन, उसको चाहिए फ्रेश एयर, वो विजय ने दी और जनता ने उसको अनएक्सपेक्टेड जिता दिया। अब सवाल यह है, अब तो सर्वाइवल का प्रश्न है ना भाई। अब तो ममता बनर्जी भी जेल जा सकती है, अखिलेश भी जेल जा सकते हैं, तेजस्वी भी जेल जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं, राहुल गांधी भी तो 100 अटेम्प्ट हो ही चुके हैं जेल भेजने के। अब तो लड़ाई सर्वाइवल की है, तो अब भी कैसे नहीं मिलेंगे? अच्छा, ये भी ममता बनर्जी को समझ में आ गया, जगन रेड्डी, अब जगन रेड्डी को भी अकल आ जानी चाहिए, बीआरएस को भी अकल आनी जानी चाहिए, बीजू जनता दल को भी अकल आ जानी चाहिए कि भैया तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर तुम मिलजुल के नहीं लड़ोगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं लड़ोगे। लेकिन अगर हाथ पकड़ के लड़ोगे, देश की जनता इंतजार कर रही है, 2024 की तरह वो एकजुट होकर अपने आप वोट देगी। भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारी कोई राजनीतिक अपेक्षा तो है नहीं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, आपके इस कार्यक्रम को आप जब कर रहे थे इलेक्शन कवरिंग, कितने करोड़ लोगों ने आपको देखा है एक दिन में जी? 3-3.5 करोड़ लोगों ने आपको देखा है, आपके सारे चैनल मिला के 3.5 करोड़ लोगों ने एक दिन में। कौन है वो लोग? क्यों देखते हैं आपको? क्योंकि आप सच्चाई दिखाते हैं और आप एक कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा क्या इंटरेस्ट है भाई? हमें तो अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्यार है, हमें गांधीवाद से वो है, हमें गोडसे से घृणा है, और उसके लिए हम उतारू हैं, और देश की जनता भी उतारू है जो हमें आपको देख रही है। भाई ममता बनर्जी के हारने के बावजूद करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अभी भी उनमें आशा है और उनमें निराशा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आए लोगों के जो बीजेपी के अपोनेंट्स हैं या उनके वोट नहीं करते, कहते हैं साहब अब वोट देने नहीं जाएंगे, जब जीतना बीजेपी को तो हम वोट देने क्यों जाएं? ये हताशा भाजपा को फायदा पहुंचा देगी। इसलिए पहली बात, एकजुटता हो रही है, अच्छी बात है, एकजुटता हारते नहीं, एकजुटता ना होती। हार गए, स्टालिन हार गए, ममता बनर्जी हार गई, तो एकजुटता के लिए मजबूर हो गए। सड़क पर उतरिए, साथ उतरिए, एकजुट होकर उतरिए, पूरा हिंदुस्तान उतरिए। जब अमित शाह और मोदी जी उतरते हैं, लगता है गुजरात उतर रहा है।
जब कि स्टालिन उतरेंगे वो आंदोलन के लिए नहीं उतरने हैं ना, वो तो उसके रोड शो के लिए उतरते हैं वहां पर। खैर लेकिन भाई जी देखिए, हाँ, वहाँ बिहारी अस्मिता, बंगाली अस्मिता सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ये हाँ दोनों हाँ जी गुजरातियों के तरफ। जी ठीक है, गुजरात अच्छा स्टेट है। हाँ मेरे जो गुरुदेव हैं, मैंने को आदर्श मानता हूँ, महात्मा गांधी का प्रदेश है जी और सरदार पटेल जी का है, द्वारिकाधीश वहां पधारे हुए हैं। लेकिन जब ये दोनों गुजरते हैं तो ऐसा लगता है बाकी प्रदेश इनके नौकर हैं। लेकिन जब स्टालिन आएंगे, उधर ठाकरे आएंगे, YSR आएंगे, पटनायक साहब आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, राहुल आएंगे, अखिलेश आएंगे, तेजस्वी आएंगे और पैदल चलेंगे। जी यार पूरा हिंदुस्तान चल रहा है भाई। जनता के साथ तो जुड़ाव तभी होगा जब सड़क पर उतरकर पैदल चलेंगे। गाड़ी से और हेलीकॉप्टर से तो जनता का जुड़ाव नहीं होने वाला है, और वो हम लोगों ने देखा भी था, जो आप बार बार चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की पदयात्रा का, तो उसमें जनता का जुड़ाव बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा था। सीधे सीधे कर्नाटक के चुनाव पर उसका असर भी दिखाई पड़ा था, बाद में भी कई जगहों पर असर दिखाई पड़ा, और ये असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसने प्रभाव डाला, उसको भी नहीं इनकार किया जा सकता। क्योंकि एक दिखाई पड़ा ना कि आपके लिए, पब्लिक को भी लगा कि आपके लिए लड़ने के लिए कोई व्यक्ति, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है और वो संघर्ष कर रहा है। तो इसका जो जवाब होता है कि आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता से जब तक जुड़ेंगे नहीं, जो आप बात कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पहले तो पब्लिक को बताना भी पड़ेगा ना, दो चीजें उसको बतानी पड़ेंगी। एक तो क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए पूरा का पूरा अखबार, मैं जी जनता को सब पता है, जनता नहीं, ऐसा मत समझिए सर, ये भी बड़ी गलतफहमी रहती है कि जनता को सब पता है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग एग्जिट पोल के बाद मेरी अपनी सोसाइटी में 50 लोग मुझे मिले, जो कि ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे बीजेपी के, ज्यादातर हैं बीजेपी के समर्थक, लेकिन उनमें कई लोग ऐसे मिले जो बड़े इत्मीनान से कह रहे थे कि अब एग्जिट पोल ने बता दिया है तो हाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो एक माइंडसेट तैयार करने का काम किया जाता है वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है? जनता तक पहुंचानी चाहिए जी। जब मैं आपके ऑफिस से कल लौट रहा था, पूरे दिन कार्यक्रम करके, जो टैक्सी में मैं आ रहा था ओला की, हाँ, वो टैक्सी वाले ने, जैसे ही मैं कार में बैठा, उसने कहा, अरे बंगाल में साहब देखिए वो ममता बानो को हरा दिया, जय श्री राम। मैंने कहा गुरु सुनो, रस्ते भर तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने कहा यार तुम महीने में ये बताओ EMI कितनी देते हो? कहने साहब 23,000 रुपए। महीने में कमाते कितना हो? 40,000 रुपए। गैस कितनी के भरवाते हो? 7,000 रुपए। मैंने कहा बेटा कमाते हो कितना हो, कैलकुलेट कर लिया, अब जय श्री राम बोलो। देखिए प्रश्न यह है, मार सब खा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोग जो है वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं और इतने भयभीत हैं कि जीतना तो इन्हीं को है, इसलिए उनके लिए बेटर है कि वो अपना नेकआउट क्यों करें। भाई हमने तो नेकआउट किया हुआ है ना, हम धमकी मिलती है, गाली मिलती है हमको, ऐसा थोड़ी हमें गाली नहीं मिलती, हमें फेसबुक में और हर जगह में गालियां देते हैं लोग, बुड्ढे को क्या हो गया। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये पब्लिक के भीतर भी है कि भाई विपक्ष कुछ भी कर ले रहा है, वो जीत तो बीजेपी रही है, लेकिन जो 2024 की बार बार मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद राहुल गांधी के भी जो बयान आए, उन्होंने कहा तो कि ये जो सबसे बड़ी जीत हमारी है वो यही है कि प्रधानमंत्री का एटीट्यूड बदल गया है। और सच्चाई है, चुनाव हारने के उस 240 तक आने के 1 साल बाद तक प्रधानमंत्री का क्या कुछ रहा, वो मैं से हम बोलने पर आ गए, मेरी सरकार से वो एनडीए की सरकार पर आ गए, यही कहा राहुल गांधी ने। तो उसका असर दिखाई पड़ता है और ये लगा कि हाँ आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और फिर जितने भी राज्य थे, हरियाणा है, फिर झारखंड छोड़ के सब जीतते चले गए, और अब पश्चिम बंगाल यहाँ आकर जब वो रुक रहे हैं तो अब लोगों को लग रहा है कि इसका मतलब अब इसी व्यवस्था से तो फिर कुछ भी जीत सकते हैं। लेकिन पब्लिक के भीतर ये बात लानी पड़ेगी कि नहीं, जिस व्यवस्था से चुनाव जीत रहे हैं, जिसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास भी अधिकार है। तो जब आप उतर कर उसको बताएंगे, पहली बात तो उसको आप मोटिवेट करेंगे कि हाँ इसके लिए हम लड़ रहे हैं, और आप खुद जब उतरेंगे तो वो आपके साथ आएगी, जहां तक मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक को सब कुछ पता है, बताना पड़ेगा, जरूर बताना पड़ेगा। जी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी, देखिए ये बात सही है कि जनता ये मानती है कि करें कुछ भी तो जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अच्छा ये बात अपोजिशन को बताए, राहुल ममता सबको पता है कि अगर ये नहीं सहमे, अगर इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, सब जेल के अंदर होंगे। अब लोकतंत्र की बात छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मनुस्मृति चलेगी और तानाशाही देश के अंदर चलेगी। हाँ, मान सब गए, सब गए। अच्छा लेकिन जब ये सड़क पे उतरेंगे
तो जनता को लगेगा यार दे आर ऑल्सो फाइटिंग। भाई राहुल गांधी जो सड़क निकले, जनता को लगा कि राहुल गांधी अच्छा आपको बताऊं मैं महाराज 13 किलोमीटर पैदल चला था जी राहुल गांधी के साथ, और बिना बताए मैं रस्सी के बाहर चला था, अननोटिस्ड चला था, मैंने किसी को नहीं बताया मैं कौन हूं, और मैं था भी नहीं कोई, मैं क्या बताता किसी को क्या हूं मैं। 13 किलोमीटर, जबकि मैं 3 किलोमीटर ज्यादा पैदल नहीं चलता हूं, चल नहीं पाता हूं, 13 किलोमीटर नहीं थका, और ठंड के दिन थे, इतनी ठंड थी कि हाथ पैर जमे जा रहे थे। तो देखिए प्रश्न ये है, अगर ये सड़क पे उतरेंगे तो ये जीतेंगे, और 2029 में केंद्र की सरकार जाएगी। चुनाव आयोग कुछ भी कर लेगा, जनता जब उबाल पे आती है, जनता जब सड़क पे आती है, जनता को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये घर बैठ जाएंगे, ममता बनर्जी का मैं इसलिए अभी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, उन्होंने अभी जो कहा है मेरे ख्याल से शी इज वेटिंग, अदरवाइज लोग कहेंगे कि हारी हैं और अभी से बौखला गई हैं, सड़क पे उतर आई हैं, वो वेट कर रही हैं कि जनता का, और इन्हें गुंडागर्दी करने दो, जितनी ज्यादा गुंडागर्दी 10-5 दिन में कर लेंगे, जनता का उबाल उतनी जल्दी आएगा। जब वो जनता को उबाल आएगा तब वो सड़क पे निकलेंगे। आ जाएं सब लोग सड़क पे उतरे, लेकिन ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, जब तक केंद्र सरकार नहीं बदलेगी तब तक राज्य सरकार में कोई भी सत्ता नहीं आ पाएगी, बीजेपी की ही आएगी। लेकिन जिस दिन केंद्र सरकार बदल जाएगी, सारे वो लोग जिन्होंने अत्याचार किया जेल के अंदर होंगे, ईडी सीबीआई वाले भी चले जाएंगे, फाइलें भी खुल जाएंगी, सब कुछ पलट जाएगा। केवल इंतजार है कब लोग ये एकजुट होकर सड़क पे उतरेंगे। बिल्कुल। और आपने जो उदाहरण दिया इस दक्षिण भारत का, यानी तमिलनाडु का जो उदाहरण दिया, तो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहाँ की आपने कहा कि विजय ने केवल 10 सभाएं की, इसका मतलब वहाँ पर मौजूदा सरकार और मौजूदा विपक्ष दोनों से लोग आजीज आ चुके थे, और ये काफ़ी दिन से था, उनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन एक विकल्प के तौर पर उन्होंने अपने को पेश किया। पर यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस सरकार को लेकर एक वर्ग ऐसा है जो 2014 में जैसे उसके साथ जुड़ा हुआ था, आज भी वैसे जुड़ा है। यद्यपि उस संख्या में ज़रूर कमी आई है, लेकिन अभी भी एक वर्ग है जो बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसमें आपके जेन जी का भी एक बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि जो थोड़ा सा उसको अब लग रहा है कि भाई 10 साल 12 साल में हमको क्या मिला है, जो इस बात का मूल्यांकन कर रहा है, उसी को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई 2014 के पहले की क्या व्यवस्था थी। 2014 के पहले सरकारें ऐसी भी थी जो केवल सड़क और हाईवे नहीं बनाती थी जो बनने के 1.5 महीने बाद टूटने लगते हैं। उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं, भिलाई स्टील प्लांट भी बनाया है, इफ्को भी बनाया है, इसरो भी बनाया है, ये सारी चीज़ें बनाने वाली भी थी, और इन जगहों पर लोगों को नौकरियाँ भी मिलती थी, लोगों को काम भी मिलते थे। कई ऐसे जेन जी के लोग होंगे जिनके फादर और उनके ग्रैंडफादर ऐसी जगहों पर काम कर चुके होंगे, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई ये इस सरकार ने कहा ये और किया ये। तब मुझे लगता है कि आप जब वो चीज़ बताने में कामयाब होंगे, उसके बाद फिर उनके अंदर ये लगेगा कि हाँ सरकार बदलनी भी चाहिए, सरकार बदली भी जाती है। अगर लेकिन इस तरीके से कि आप एक ट्वीट कर दिए, 15 दिन में एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल। और ये बहुत हाँ मैं एक चीज और मिश्रा जी कहने वाला हूँ जी। अभी तो उन्होंने बंगाल में वादा किया ना, हर महिला को 3,000 रुपए देंगे। ममता बनर्जी की किसी स्कीम को बंद नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये बताइए कि अगर आप बंगाल में केवल महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे तो बाकी देशों में क्यों नहीं, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं देंगे? पूरे हिंदुस्तान में 3,000 दीजिए। मैं गोदी मीडिया में था, मैंने कहा मेरे 15 लाख कब दोगे? भाई मेरे भी तो 15 लाख बकाया हैं, और इंटरेस्ट जोड़ लो तो 40 लाख है। वही दीजिए महाराज, 14 से लेके अब तक 14 से लेके अब तक उसका मेरे घर के खर्चे चले जाएंगे। तो फिर तो आपको भी मिलेंगे, हम लोगों को भी मिलेंगे वो। तो ये दिल्ली के अंदर जैसे उन्होंने दे के वापस ले लिया, महाराष्ट्र में ले लिया, बिहार में ले लिया, ये बंगाल में भी कुछ नहीं देने वाले हैं। तो बंगालियों को 2 साल में समझ में आ जाएगा ना यार, जिन्होंने भी अगर इनके लिए गुंडागर्दी की है, टीएमसी के दफ्तर जलाए हैं, उनके भी तो पैसे बंद हो जाएंगे। घर में माँ मारेगी, बहन मारेगी डंडा लेके, बाहर जाके तो उनके दफ्तर जला रहे हो, मेरे 6,000 रुपए बंद हो गए। बिल्कुल, ये तो चीज़ें हैं कि अब एक बड़ी चुनौती, भाई देखिए जब तक आप विपक्ष में रहते हैं तब तक आपके पास कोसने के लिए और सब्ज़बाग दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो फिर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जो ये मानकर चलती है कि हम अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को कुछ भी बता देंगे, उसके बाद बिल्कुल उसके उल्टा करेंगे, लेकिन वो हमसे नाराज़ होने वाले नहीं हैं। तो ये आत्मविश्वास मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को नहीं आ सकता है, अनलेस कि उसके पास अशोका रोड वाला दफ्तर
पूरी तरीके से न उसके साथ हो। नहीं मिश्रा जी, देखिए उसमें केवल चुनाव आयोग का रोल है। वही तो कह रहा भाई, जिस लड़के के बारे में कह रहा था, जो कह रहा था कि आप ऐसा कीजिए, एक बड़े मैदान में एक तरफ शुभेंदु अधिकारी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ ममता बनर्जी को खड़ा कर दीजिए। इधर 2 लाख आदमी खड़ा होगा, उसके यहाँ 2000 आदमी नहीं खड़ा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया। देखिए प्रश्न ये है, ये कोई बच्चा कन्विंस नहीं है। जी, आप ये जो बात कह रहे हैं मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र में एक गांव था मरकटवाड़ी, अगर यही नाम मैं सही उच्चारण कर रहा हूं, वहां तो लोगों ने एक पोल करवाया कि भाई आप एक बार हम फिर कर रहे हैं, और जिसने जिसको वोट दिया था वही वोट देंगे, और तब आप देख लीजिए जिसको इनवैलिड तुरंत ही जो है उस पर धारा 144 लगाकर उन चीजों को रोक दिया गया। तो पब्लिक तो, और हम तो बहुत फील्ड में जाते रहते हैं, अक्सर कई लोग ये कहते हुए कहे कि हम लोग करें क्या, वोट तो हम लोग कहीं और दे रहे हैं, वोट हमारा कहीं और चला जा रहा है। तो ये तो चीज है। एक और चीज समझिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो व्यक्ति जिसने रिपोल कराने की बात की थी, मॉक पोल कराने की बात की थी जी, वो एनसीपी शरद पवार का कैंडिडेट था जो जीता हुआ था। हाँ जी, हाँ, जो जीता था। तो उसने कहा मेरे इस गांव के अंदर 2500 वोट हैं, और 2500 में 2200 वोट मुझे मिले हैं, ये 1200 कैसे दिखा रहे हैं जी। अच्छा, एक इटावा के एक गांव में जहां 1500 पॉपुलेशन थी, 1400 मुसलमान थे, उन्होंने हम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे कि हमने सपा को वोट दिया है जी, हम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे हमने सपा को वोट दिया है, और 150 वोट सपा को दिखा रहे हैं, बाकी सब बीजेपी को दिखा रहे हैं। अब बताइए ऐसी स्थिति में, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए जरा, अभी इनको थोड़ी गुंडागर्दी और करने दीजिए बंगाल के अंदर, और औरतों को परेशान करने दीजिए, पीटने दीजिए, ममता बनर्जी के ऊपर वो कराएं, तो ममता बनर्जी इज वेटिंग फॉर दैट। और उसके बाद जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, एग्री करते हैं, ये सारे नेता एक साथ होकर सड़क पे उतरें, जनता इनके साथ है, और जो जनता इनके साथ नहीं है वो भी साथ आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति यहाँ खराब हो रही है, और अमित शाह साहब का और मोदी जी का पूरा ध्यान इलेक्शन पे है, आर्थिक परिस्थिति में नहीं है, उससे जनता साथ आएगी, लेकिन दे हैव टू यूनाइट एंड दे हैव टू फाइट बैक। पर यहाँ एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि ये चुनाव आयोग अपना जो कुछ भी किया, उसकी भूमिका, वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, क्या वहाँ पर वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, संजय सिंह ने कहा कि यहाँ बॉर्डर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 50,000 लोग भेजे, हमारे चुनाव आयोग ने 2.5 लाख सैनिक भेज दिए पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए। बताइए, अपने आप में कितनी हैरानी की बात है कि आप पूरे एक स्टेट को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे लोग, चुनाव आयोग, मशहूरी मशीनरी, इनमें सब लोग ये हैं कि ये बीजेपी की ही भक्ति कर रहे हैं, या फिर चुन चुन कर ऐसे लोगों को वहां पर भेजा जाता है? क्योंकि एक वीडियो में देख रहा था, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले हैं या पुलिस वाले हैं, अब जो भी हैं, वो भी उनके साथ नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकायदा वीडियो बनवा रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, हमारे जवान, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट पे मैंने यूपी में ही नौकरी स्टार्ट की थी। देखिए हमारे को ये ट्रेनिंग मिली हुई थी कि अगर चीफ मिनिस्टर भी फोन कर दे कि ये करना है, हम कहेंगे महाराज नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, और हमारा संविधान के प्रति, हम ट्रांसफर कर दो, हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन ये आदेश नहीं। अब वो स्थिति नहीं है, अब तो देखिए डरना भी है, अब तो ये एनकाउंटर हो जाएगा। एक केपी सिंह थे पीपीएस सर्विसेज के उत्तर प्रदेश के, उनको पुलिस वालों ने ही गोली मार दी, क्योंकि वो बड़े ईमानदार आदमी थे, यार उनकी 2 बेटियां आईएएस बन गई यूपी में, और उन्होंने जो पुलिस वालों ने मारा उनको फांसी पे चढ़वाया। देखिए मुद्दा ये है, अब वो कंप्रोमाइज कर लिया है। अच्छा, ये जानते हैं भाई, अधिकारी जो है वो अपना बिठाया हुआ है डायरेक्टर जनरल, तो जो बदमाशी अफसर करेगा उसको कहेगा इसको कहीं कर दो, इसकी जीप पलट दो, और इसको जनरल जस्टिस लोया बना दो। तो देखिए लोग डरने लगे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से समय बदलेगा, लोकतंत्र बहाल होगा, संविधान बहाल होगा, 2024 से अच्छी स्थिति होगी, चुनाव आयोग को भी डर लगने लगेगा, लेकिन सब लोग एक साथ होके, एकजुट होके लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें। बिल्कुल। और ये जो ये नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कहीं अभी मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से नैरेटिव और जो पब्लिक के बीच चीज़ें परोसी जाती हैं, उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि पश्चिम आसाम में 95% और पश्चिम बंगाल में 100% कांग्रेस के विधायक मुस्लिम हैं। अब 19 में से 18, और ये वहाँ पर 2 जीते हैं, और संजोग की बात है कि 2 के दोनों हैं। ये जो हेडलाइंस है, अब ये वही है जो सरकार चाह रही है, जो बीजेपी चाह रही है कि आपकी इस तरह की हेडलाइंस जानी चाहिए, यानी सीधे सीधे आप बता दीजिए कि ये
कांग्रेस पार्टी जो है उसको केवल मुसलमानों का वोट मिलता है, मुसलमान ही उसकी पार्टी से जीतते हैं, बाकी हार जाते हैं। और गौरव गोगोई हार जाते हैं और लोग हार जाते हैं। ठीक है, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन इतनी टारगेटेड हार और जीत, सीटें, कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट, किस क्लास का, किस धर्म का, किस वर्ग का कैंडिडेट, इतनी बड़ी प्लानिंग करके एक चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसमें तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कितना दिमाग लगाता होगा। नहीं, दिमाग क्या, अमित शाह साहब का दिमाग है, वही बता देते हैं कि यार देखो, इन सीट पे जिताना है, मुसलमान कैंडिडेट को ही केवल जिताना है कांग्रेस में, और हमारे हिंदू ही कैंडिडेट को, हमारे हिंदू ही कैंडिडेट होते हैं। तो वो तो बिल्कुल देखिए स्ट्रेटेजी साफ है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं देश को गृह युद्ध की तरफ छेड़ना चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते भाई, हम तो चाहते हैं हमारे 145 करोड़ लोग ये परिवार की तरह रहें, मुसलमान भी हमारे भाई हैं भाई। अब तमिलनाडु में बनने तो जा रहा है चीफ मिनिस्टर एक क्रिश्चियन, हमें खुशी है, हमें खुशी है। सिख प्राइम मिनिस्टर था, हमें खुशी थी भाई। 0.5% पॉपुलेशन का सिख अगर हमारा प्रधानमंत्री बनता है, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड नोन, पूरा वर्ल्ड उनको गुरुजी मानता करता था, वो सरदार जी हमारे लिए आन बान शान थे। उनका तो आपने, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें कोई नेता नहीं गया, उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दिया, आपने उनका अपमान किया क्योंकि वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता था। इस तरह थोड़ी होता है भाई, एक देश का सपूत था वो आदमी। तो ये क्या मुसलमान हमारे, क्या 17% मुसलमानों को हिंदू मुसलमान करके फिर वो टू नेशन थ्योरी सावरकर वाली लगा के देश को तोड़ना चाहते हैं क्या? आज साउथ और नॉर्थ को तोड़ना चाहते हैं कि साउथ कांग्रेस के साथ चला जाए, नॉर्थ बीजेपी के साथ चला जाए, फिर देश बढ़ जाए, ये चाहते हैं क्या? हम तो चाहते हैं देश एकजुट रहे। हम 145, हमारे लिए क्या अंतर पड़ता है मिश्रा जी, आपकी कास्ट और रिलीजन क्या है? ठीक है, आपके नाम से पता चलता है आप कौन है, मेरे नाम से पता चलता है मैं कौन हूं, बट हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? आप अच्छे आदमी हैं, खराब आदमी हैं, अगर आप गुंडे हैं, अगर मान लीजिए अशफाकुल्ला खां के बारे में पूछा जाए वो कैसे आदमी थे, कोई बता दे कि वो खराब आदमी थे, फांसी पे चढ़े थे देश के लिए। अब्दुल हमीद कौन थे? खराब थे, अच्छे थे? अच्छे थे देश के लिए, उन्होंने 27 पैटर्न टैंक पाकिस्तान के तोड़े थे। नीरव मोदी कौन है? अच्छे हैं, खराब है? खराब है, देश का धन लूट के भागे हैं। ललित मोदी कौन है? खराब है। ये हिंदू इसलिए कि हिंदू हैं तो हम गले लगा लें, और मुसलमान है चाहे देशभक्त हैं और देश के लिए जान देते हैं, उनको घृणा करें? मैं तो नहीं कर सकता, जिसे करनी हो करे। जी बिल्कुल। और आपने जो उदाहरण दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मुझे लगता है कि अगर ये सोच, अपनी अपनी सोच की बात है कि ये आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का कितना बड़ा प्रमाण है कि आप एक सिख को, यानी एक माइनॉरिटी क्लास के व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी आप दे रहे हैं, आप राष्ट्रपति के पद पर बना रहे हैं। लेकिन वही है कि आप केवल इसलिए उनसे नफरत करने लगे कि आप वो दूसरी पार्टी के हैं। यानी राजनीतिक जो दलों के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वैचारिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि ये व्यक्तिगत किस्म की दुश्मनी जैसी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं। पर ये सब चीज़ें तो अपनी जगह है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में ये सुनिश्चित करने का काम जिसका है कि जनता ने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को पड़े और उसी के लिए गिना जाए, वही संस्था इस समय इसके उलट काम करती दिखाई पड़ रही है, जो आरोप लग रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर, चूंकि अब वो संस्था ही अगर इस तरीके की हो जाए, उसका प्रमुख खुलेआम इस तरह से बात करे कि जैसे वो बीजेपी का नेता है और विपक्षी पार्टियां उसकी दुश्मन है, तो ये तो बहुत हैरानी की चीज़ें हैं। पर यह है कि इसको बदला कैसे जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बदलने के लिए आपके पास संविधान ने व्यवस्था दी है, लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी उसके समर्थन में है, उस बीजेपी उनके समर्थन में हमेशा चली आती है, आपके पास इम्पीचमेंट की ताकत दे रखी है संविधान ने, इम्पीचमेंट के लिए आपके पास उतने सदस्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा अस्त्र शस्त्र दे रखा है जो संविधान ने, वो ये है कि आप सड़क पर उतरकर गांधीवादी तरीके से बताइए कि आप गलत कर रहे हो, आप संविधान की हत्या कर रहे हो। उस तरीके का इस्तेमाल अब देखते हैं कि कब हमारे राजनीतिक दलों के लोग करते हैं। जी बिल्कुल, बताएं सर। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज ये बताइए, कल का जब कार्यक्रम हो रहा था जी और टीएमसी हार रही थी और बीजेपी जीत रही थी, गोदी मीडिया भी दिखा रहा था कवरेज, आप भी दिखा रहे थे। गोदी मीडिया के आप अपने किसी उनसे कहिएगा ऑफिसर से, जरा गोदी मीडिया को कितने लोग देख रहे थे? 2000 3000। आपको कितने लोग देख रहे थे? लाखों में। क्यों? हारने के बावजूद जी, टीएमसी हार रही थी, बीजेपी जीत रही थी, तब भी लोग आपको देख रहे थे। इसका मतलब जनता तो हमारे साथ है, भरोसा है गोदी उसका। मीडिया के जी साथ हाँ, नहीं है, भरोसा है। अब सवाल ये है, और देखिए
ये हो गया, हंगरी में हो गया कि नहीं हुआ, नेपाल में हो गया कि नहीं हुआ, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं हुआ, श्रीलंका में हुआ नहीं। हमारे लोग जरा थोड़े लेट लतीफ हैं, देर में उठते हैं। मैं तो खैर 3:30 बजे उठ जाता हूँ, हमारे यहाँ लोग 11-12 बजे उठते हैं, तो देर में उठने वाले लोग हैं, रात में लेट सोते हैं। मैं 8 बजे सोता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ। हम उठेंगे, हमारे भारतवासी उठेंगे, और जो सनातन के नाम पे लूट पे हिस्सा बन रहे हैं और लूटे जा रहे हैं, वो सनातनियों को भी उनकी आंख खोले। मैं एक शुद्ध सनातनी उनसे प्रार्थना करता हूं। जी बिल्कुल, और देखते हैं अब क्या कुछ होता है। चूंकि अब कल अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी से, ये खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो हार स्वीकार नहीं कर रही हैं, इस्तीफा नहीं देने जा रही, क्योंकि ये हार बीजेपी ने उनको नहीं हराया है, उनको हराया है चुनाव आयोग ने। अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है, और कह रही हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ उनकी एकजुटता है। अब सवाल ये है कि क्या पूरा गठबंधन एक ही पैटर्न पर वो सताया हुआ है, सारी पार्टियां सताई हुई हैं, फिर भी क्या एक साथ मिलकर उतरती हैं और इसके लिए कोई आंदोलन करती हैं, क्या कुछ करती हैं, इस पर रहेगी निगाह, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पार्टियों की मजबूरी है, लेकिन देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में शामिल हुए, काफ़ी बातें हुई। दर्शकों तक भी ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या कुछ हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ हो, असम में हुआ हो, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और अगर सारी राजनीतिक पार्टियां एक स्वर से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर इतने बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, तो फिर उससे, और चुनाव आयोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या उसका रास्ता है? रास्ता वही है जो संविधान ने तमाम हमको अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार, और उन मौलिक अधिकारों में एक ये भी है कि प्रोटेस्ट का भी अधिकार है। आप अपनी बातों को, किसी संस्था से आपकी नाराज़गी है, उसके लिए आप ज़मीन पर उतर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।